हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं भी ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। आज मैं आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और हम लोगों ने चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो उस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड आउट किया था। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, जब तक से किसी भी टॉपिक और किसी भी पॉइंट्स के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी नहीं होगी और उसका यूजेज नहीं पता होगा, तो सिर्फ उसके बारे में स्टडी करके हम कुछ नहीं करेंगे। तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी पूरी फाउंडेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी जो की पॉइंट है मैंने लिखा है, इसको आप ध्यान दीजिए। क्या है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा आप जानते हैं कि चैप्टर 8 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में स्टडी किया था। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या था, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एज यू नो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। और उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था और उस पर बेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट सम वेज in which trigonometry is used in the life around you। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि उस रेशियोज का यू विल स्टडी अबाउट सम वेज, कुछ मेथड का बारे में स्टडी करेंगे जिसका यूज इन विच ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन द लाइफ अराउंड अस, यानी कि जिसके द्वारा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को अपने जीवन में कैसे यूज कर पाएंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सब्जेक्ट्स स्टडीड बाय स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये देखिए, इस पॉइंट से ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे मोस्ट एंशिएंट का मतलब होता है सबसे प्राचीन सब्जेक्ट्स है जिसका स्टडी पूरी दुनिया में विद्वानों के द्वारा किया गया। द नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट मैप्स, determine the position of an island in relation to the longitudes and latitudes। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो नॉलेज है उसका यूज किया गया मैप को कंस्ट्रक्ट करने में और पोजीशन को, आइलैंड के पोजीशन को डिटरमाइन करने में। किससे संबंध में, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। आप जानते हैं कि ग्लोब में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स होता है। ये जो इमेजिनरी लाइन होता है, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ से साउथ को ज्वाइन करता है इमेजिनरी लाइन, और जो ईस्ट से वेस्ट को ज्वाइन करता है वो लॉन्गिट्यूड होता है। तो इस प्रकार से जो ट्रिग्नोमेट्री का जो डीपली स्टडी है, ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है वो आपको ज्योग्राफी में भी है, नेविगेशन में भी है। जैसा आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी का वर्ड जो है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का यूज किया गया है। और आप ये भी समझ चुके हैं कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग हुई थी सबसे पहले इजिप्ट में हुआ था। और क्यों हुआ था, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने जो सैटेलाइट्स हैं और प्लैनेट्स हैं जैसे मून, इसके बाद आपका सैटेलाइट मून हो गया, सन, स्टार्स, उसकी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का सर्वेयर्स हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर सेंचुरीज। यानी कि जो सर्वे करने वाले थे वो सेंचुरी, शताब्दियों से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते आ रहे हैं। वन सच लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, उनमें से सबसे जो बड़ा सर्वेइंग प्रोजेक्ट था 19th सेंचुरी का, उसे हम लोग ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में हम GTS भी कहते हैं। अब ब्रिटिश इंडिया फॉर विच द 2 लार्जेस्ट एवर थियोडोलाइट्स वेयर बिल्ट, यानी कि 19th सेंचुरी में जो सबसे बड़ा थियोडोलाइट्स था वो 2 थियोडोलाइट्स का निर्माण किया गया था। जिसका यूज क्या है उसके बारे में हमने लिखा है। आप NCERT के पेज नंबर जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसका फर्स्ट ही पेज पर आप देख सकते हैं, थियोडोलाइट्स का पिक्चर आपको दिया हुआ है। या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि थियोडोलाइट्स क्या है। इसका डेफिनेशन हमने लिखा है कि अ थियोडोलाइट इज एन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग सर्वे करते हैं। अ थियोडोलाइट इज एन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि थियोडोलाइट एक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल पर आधारित है, बेस्ड है।
इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स, जिसका उपयोग एंगल को मेजर करने के लिए किया जाता है विथ अ रोटेटिंग टेलीस्कोप, यानी इसमें टेलीस्कोप लगा रहता है और टेलीस्कोप को हम लोग रोटेट करके क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट्स है। एक आपको हाइट्स फाइंड करना है और डिस्टेंसेस फाइंड करना है। हाइट का मतलब होता है कि अर्थ से परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बीच आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, दो मैंने फिगर लिया है, एक ये फिगर देखिए और एक यहाँ पे देखिए। दोनों फिगर के माध्यम से हाइट्स एंड डिस्टेंस के कंप्लीट कंसेप्ट को हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो सरफेस है, सरफेस पे इसको सरफेस कहिए या अर्थ कहिए, इस पर एक टावर स्टैंड किया हुआ है और जो भी टावर है वर्टिकल है, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब इस टावर पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक मैन है। यह जो मैन है ये भी मैन सरफेस पे है और इस टावर के जो टॉप है ऑब्जेक्ट, यानी कि टॉप पॉइंट, ये पॉइंट है, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इस यहाँ पे व्यक्ति है सरफेस पे यानी अर्थ पे और टॉप को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इसको देखने के लिए उसको अपने नेक यानी गर्दन को उठाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यदि हमें गर्दन को उठाना पड़े, अपने नेक को उठाना पड़े, तो हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और यहाँ से जो ऑब्जेक्ट यहाँ तक देखेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट और ये व्यक्ति की आई दोनों के बीच के डिस्टेंस को, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर, यानी कि ऑब्जेक्ट टॉप पे है और व्यक्ति की आई दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। क्लियर, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट दोनों के बीच की जो ये है स्पेस है, इसको थीटा बोलते हैं और इस थीटा का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। आप एंगल ऑफ एलिवेशन समझ गए कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किधर जा रहा है, यानी कि आप बॉटम से टॉप की ओर आप देख रहे हैं, तो इसमें जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो टॉप पे हो और हम सरफेस पे चल रहे हैं और सरफेस से किसी भी टॉप वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के साथ हमारा जो आई का लाइन बनता है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और ऐसा एंगल जो भी बनेगा ऊपर की ओर, एलिवेशन का मतलब ये होता है ऊपर की ओर, उसे अब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन कभी भी बनेगा तो लाइन ऑफ साइट और प्लस में हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच एक एंगल बनेगा जिसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर, तो इसके कंसेप्ट से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब दूसरे केस में देखिए, सपोज यहाँ पे एक बालकोनी है, यहाँ पर कोई बॉयज़ या गर्ल्स कोई यहाँ पे है और इस टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से एक जो सरफेस है, सरफेस यानी कि सरफेस कहिए या अर्थ कहिए, उस पर कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ के बिल्डिंग के टॉप से इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा, सर को झुकाना पड़ेगा या गर्दन को झुकाना पड़ेगा। तो जिस एंगल को देखने के लिए हमें हमारे नेक को झुकाना पड़े, यानी कि हमें नीचे की ओर देखना पड़े, तो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे बनेगा, तो देखिए ये जो व्यक्ति है इसकी ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये लाइन ऑफ साइट, इसको भी बोलते हैं लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में भी लाइन ऑफ साइट था, लेकिन क्या था, फ्रॉम बॉटम टू टॉप था। इसमें क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, यानी नीचे की ओर एरो आ रही है। इसमें एरो हम क्या दिखा रहे हैं, ऊपर की ओर एरो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लाइन ऑफ साइट जो बन रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यानी नीचे की ओर जब कोई भी लाइन ऑफ साइट आएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जबकि ऊपर की ओर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये देखिए
अब अगर हम इस लाइन की बात करें, जैसे इसका नेमिंग करेंगे तो ए बी सी और यहाँ पर डी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ए डी एक हॉरिजेंटल लाइन है और बी सी भी हॉरिजेंटल लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। और यदि हम ए सी को ट्रांसवर्सल मानते हैं तो देखिए ये आपका पैरेलल और इस ट्रांसवर्सल के बीच बना एंगल ये थीटा, और ये आपका पैरेलल और इस ट्रांसवर्सल के बीच बना ये एंगल थीटा, दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी हम लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। और इस एंगल को जो कि अभी थीटा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। तो डी ए सी और ए सी बी आपस में इक्वल हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका थीटा है। क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोल रहे हैं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस सिंपल चीज़ है। डिप्रेशन का मतलब समझिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और एलिवेशन का मतलब समझिए फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नीचे से ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना हो, नीचे से देखिए, नीचे से ऊपर की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो एलिवेशन वर्ड का यूज करेंगे। अब देखिए ऊपर से नीचे की ओर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो हम डिप्रेशन वर्ड का यूज करेंगे। इस कंसेप्ट को माइंड में रखेंगे आप, तब पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे।